So hello everyone, we are right back with our next video. In this we will discuss about the function of the male reproductive system. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन यही है कि स्पर्म को प्रोड्यूस करना या सिंथेसिस करना और उसकी मेंटेन करना. द प्रोडक्शन ऑफ और द सिंथेसिस ऑफ स्पर्म्स इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस. What is spermatogenesis? Spermatogenesis is the production of the sperms. तो कहाँ पे होती है ये स्पर्मेटोजेनेसिस? ये सवाल बहुत कॉमन है और आता है. कल हमने देखा था कि ये हमारे पास टेस्टीज हैं. इस टेस्टीज के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? लोब्यूल्स होते हैं. कितने लोब्यूल्स होते हैं? 200 से 250 लोब्यूल्स होते हैं. और उन लोब्यूल्स के अंदर हमारे पास क्या होती है? सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं. वो जो सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल हैं उनको मैं अगर यहाँ पे बड़ा करूँ तो ये हमारे पास एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है. उस ट्यूब्यूल के अंदर ऐसे सेल की लाइनिंग होती है. इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? इन सेल्स को हम एपिथेलियम कहते हैं. इन सेल्स को या तो हम जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं. इनको या तो आपसे एपिथेलियम भी याद नहीं हो रहा, जर्मिनल एपिथेलियम भी याद नहीं हो रहा, आप सिर्फ ये याद कर लें कि इसको हम जर्म सेल्स कहते हैं. तो ये जो लाइनिंग है, इनसाइड लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो इनर लाइनिंग है, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? जर्म सेल्स कहते हैं. और ये वो सेल्स हैं जो हमारे पास क्या बनाते हैं? स्पर्म बनाते हैं. ये वो सेल है. फॉर एग्जांपल ये सेल पहले डिवाइड करेगा और ऐसे सर्कुलेट हो जाएगा इनटू द ट्यूब्यूल, जो दोबारा ऐसे लाइनिंग बनती जाएगी. तो ये सेल पहले डिवाइड करेगा बाय द माइटोसिस. ये सेल डिवाइड करेगा बाय द माइटोसिस और वो क्या बनाएगा हमारे पास? आफ्टर द माइटोसिस वो बनाएगा हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कैसे बनते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइटोसिस ऑफ द जर्म लेयर. ये सवाल आता भी है कि हाउ आर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस्ड? द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइटोसिस ऑफ द जर्म सेल्स या तो जर्मिनल एपिथेलियम या तो एपिथेलियम. इनकी सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो जर्म सेल होते हैं वो जब माइटोसिस करते हैं तो वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं. और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जब हमारे पास मियोसिस करते हैं, और मियोसिस के हमारे पास दो फेज होते हैं. जब मियोसिस 1 करते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं. और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जब अंडरगो होते हैं मियोसिस 2 के तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं? स्पर्मेटिड्स बनाते हैं. तो ये हमारे पास होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर. अच्छा, तो अब ये जो जर्म सेल्स हैं इसके अंदर हमारे पास होता है डिप्लॉइड न्यूक्लियस, जिसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि 2 क्रोमोसोम होते हैं, जिस वजह से हम डिप्लॉइड कहते हैं. माइटोसिस में आपको पता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं. तो ये हमारे पास माइटोसिस हुई, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहा जो कि डिप्लॉइड ही रहा. तो जर्म सेल्स हैं जब वो माइटोसिस करते हैं वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं. और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर भी वही सेम क्रोमोसोम होते हैं जो हमारे पास जर्म सेल्स के अंदर होते हैं. अब जो हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो जब मियोसिस 1 करते हैं तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो क्या होते हैं? हमारे पास हैप्लॉइड हो जाते हैं. अच्छा, इस डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का मकसद क्या है? इनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? तो यही कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे पास डिप्लॉइड होते हैं दैट कंटेन्स दी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, तो ये जो पेयर्स हैं ऐसे कितने पेयर्स होंगे? मल्टीप्लाई बाय 23 ऐसे पेयर्स होंगे. लेकिन हैप्लॉइड के अंदर क्या होगा कि हमारे पास 2 क्रोमोसोम नहीं होंगे, एक क्रोमोसोम होगा और वो 23 होंगे. पेयर्स नहीं होंगे क्रोमोसोम के, एक क्रोमोसोम होगा 23. तो एक जो है वो मेल का क्रोमोसोम, एक फीमेल का क्रोमोसोम. तो बेबी के अंदर दोबारा क्या होंगे? डिप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे. तो ये होता है हमारे पास मियोसिस 1 में. मियोसिस 2 के बाद जब हमारे पास स्पर्मेटिड्स बनते हैं तो वो भी हैप्लॉइड ही होते हैं. लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम है, या यहाँ पे हमारे पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं. तो ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स भी डिवाइड होके हमारे पास क्या करते हैं? हमारे पास एक जो है वो क्रोमोसोम रहता है. तो और ऐसे एक जो है वो 23 रहता है जो हमारे पास स्पर्मेटिड्स में होता है. तो ये हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है. एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर लूँ कि किस तरीके से आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जर्म सेल है. इस जर्म सेल्स के अंदर क्या है? डिप्लॉइड क्रोमोसोम है. कितने? 23 पेयर्स हैं जो हमारे पास क्या है? डिप्लॉइड है. 2n मतलब डिप्लॉइड. ये जर्म सेल्स की माइटोसिस हुई, इसमें से 2 सेल बने. अब ये हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इज ऑल्सो दी डिप्लॉइड.
वो भी हमारे पास क्या है, डिप्लॉयड। इसकी जब हमारे पास मियोसिस 1 होगी, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की हमारे पास जब मियोसिस 1 होगी तो उसमें से 2 सेल बनेंगे, दोनों का एक क्रोमोसोम यहाँ होगा, दूसरे का क्रोमोसोम यहाँ होगा, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हमारे पास जो है वो हैप्लॉइड होता है क्रोमोसोम, लेकिन उसमें 2 स्पर्मेटिड्स 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, एक ये दूसरी ये। जब इनकी डिवीजन होती है हमारे पास, जब इनकी डिवीजन होती है हमारे पास बनते हैं स्पर्मेटिड्स, तो उनके अंदर ये जो 2 हैं उन 2 में से भी एक यहाँ और एक यहाँ आ जाता है। तो ये हमारे पास बनता है किसके अंदर, मियोसिस 2 के बाद हमारे पास स्पर्मेटिड्स बनती हैं। और ये जब स्पर्मेटिड्स में क्या होता है, जब हमारे पास सार्टोली सेल्स होते हैं, मैंने कल भी बात की थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सार्टोली सेल्स होते हैं जो क्या देते हैं, लिक्विड देते हैं सीमेन के लिए, जो एक्चुअली क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रंट्स प्रोवाइड करता है। तो वो हमारे पास स्पर्मेटिड्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पर्म की शेप से फेडरल के अंदर स्पर्म की शेप दी हुई है, जिसमें से अक्सर सवाल आ जाते हैं। तो ये स्पर्म का हेड है, इस हेड के ऊपर यहाँ पे एक जाइंट या एक बड़ा सा जो है वो हमारे पास क्या होता है, लाइसोसोम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम। इस एक्रोसोम में क्या होता है, इस एक्रोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे पास, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे पास डाइजेस्ट करते हैं किसको, जब गैमीट मिलता है फीमेल के गैमेट से, तो जो उसकी वॉल होती है उसको डाइजेस्ट करते हैं। जो गैमीट होती है फीमेल का, उसकी जो वॉल होती है उसको ये डाइजेस्ट करवाते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम एक्रोसोम होते हैं हेड के टिप पे। फिर हमारे पास एक शॉर्ट सा नेक होता है, फिर नेक के बाद हमारे पास होता है यहाँ पर मिडल पीस। इस मिडल पीस की खास बात यह है कि इसके अंदर होते हैं बहुत सारे माइट्रोकॉन्ड्रिया। इस मिडिल पीस की खास बात ये है, इसके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं। और फिर यहाँ से जो है वो टेल होती है, इस टेल के अंदर और कुछ भी नहीं होता, फ्लैजिला होता है जो उसको आगे मूव करवाने में मदद करता है स्पर्म को। तो ये स्पर्म की शेप है, ये मिडिल पीस के अंदर बहुत सारे माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं। लेकिन जब फ्यूजन होती है मेल और फीमेल की, तो ये जो मिडिल पीस है ये बाहर ही रहता है, सिर्फ हेड जो है वो अंदर जाता है, जिसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर एक मतलब हिप्लॉइड और सिंगल क्रोमेटिड वाला न्यूक्लियस होता है, जो कि मिलता है जाके फीमेल के क्रोमोसोम से। तो ये हमारे पास टोटल स्पर्मेटोजेनेसिस की वीडियो है। इसको मैं अगर शॉर्ट में आपको दोबारा बताऊं तो सबसे पहले हमारे पास जर्म सेल है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, जो कि डिप्लॉइड है। माइटोसिस हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, जो भी डिप्लॉइड होगा, क्योंकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। फिर हमारे पास मियोसिस 1 हुई, प्राइमरी में से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी जो है वो हैप्लॉइड होगा, लेकिन अभी भी 2 जो है वो क्रोमेटिड्स होंगी, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी। लेकिन जब मियोसिस 2 होगी, स्पर्मेटिड्स बनेंगे, तो हमारे पास जो है वो एक क्रोमोसोम हो जाएगा। फिर ये मैच्योर कैसे होगा, जब हमारे पास सार्टोली सेल्स अपना लिक्विड मटी जो न्यूट्रंट है, नॉरिशमेंट है, वो देगा, तो स्पर्म बनेगा। स्पर्म की शेप ये होगी, हेड होगा, एक्रोसोम होगा। एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो कि फीमेल की वॉल को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। न्यूक्लियस होगा, कौन सा न्यूक्लियस होता है भाई, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, और 1 सिंगल जो है वो क्रोमेटिड होती है। फिर मिडिल पीस होता है, मिडिल पीस के अंदर बहुत सारे माइट्रोकॉन्ड्रिया होती है, और इन एंड हमारे पास क्या होती है, टेल होती है। तो अब हम बात करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन किसकी, मेल की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हार्मोनल रेगुलेशन की बात करते हैं। तो किस तरीके से हार्मोन रेगुलेशन होती है मेल के अंदर, तो हम सबको पता है कि जो हमारे पास सेंटर है ब्रेन का, जो सब के सब हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का वो पार्ट है मिड ब्रेन, फोर ब्रेन के अंदर, जो हमारे पास क्या करता है, जो हमारे पास टोटल हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है। ये क्या करता है हाइपोथैलेमस हमारे पास रिलीज करता है एक हार्मोन, जिसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, और वो कहाँ पर जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी जो कि सिचुएटेड होता है बीनीथ द हाइपोथैलेमस। फॉर एग्जांपल ये हाइपोथैलेमस है, तो ये हमारे पास पिट्यूटरी है, जो ऐसे तकरीबन डिवाइड होता है। जो एंटीरियर है उसका मतलब एक पोस्टीरियर होता है, एक एंटीरियर होता है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं
एंटीरियर पिट्यूटरी से, और इस एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारे पास फिर आगे 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उन 2 हार्मोन्स का नाम क्या है एंटीरियर पिट्यूटरी का? एक का नाम है हमारे पास जो है वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरे का नाम है हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो हमारे पास फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास जो हमारे पास सार्टोली सेल्स हैं, ये सार्टोली सेल्स क्या करते हैं, ये सार्टोली सेल लिक्विड प्रोवाइड करते हैं सीमेन का, जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं या नॉरिशमेंट होती है स्पर्म के लिए। तो ये हाइपोथैलेमस ने गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी ने एफएसएच को किया, एफएसएच ब्लड में गया, ब्लड में से वो गया हमारे पास टेस्टीज के पास, टेस्टीज में लोब्यूल्स के अंदर गया, इन लोब्यूल्स के अंदर सेमिनोफिरस ट्यूब्यूल्स हैं, उन ट्यूब्यूल्स के अंदर सराउंडिंग सेल्स जो हैं वो सार्टोली सपोर्टिंग सेल्स हैं जो लिक्विड बनाते हैं, उनको जहाँ पे एक्ट किया और कहा कि भाई लिक्विड बनाओ, और इस लिक्विड से क्या होगा, इस लिक्विड से स्पर्मेटिड्स किस में कन्वर्ट होंगे, स्पर्म्स के मैच्योर स्पर्म्स में कन्वर्ट होंगे। तो इस तरीके से इनहांस प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है एफएसएच। और दूसरा हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। मज़े की बात यह है कि काफ़ी ये मिसकॉन्सेप्ट होता है कि शायद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत रोल है, वहाँ पे ज़्यादा हाईलाइटेड है, तो लोग समझते हैं मेल के अंदर होता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेल के अंदर भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंटरस्टिशियल सेल्स पर एक्ट करता है, और वहाँ से वो क्या रिलीज करवाता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाता है। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स वैसे सही है, लेकिन अगर पर्टिकुलरली इंटरस्टिशियल सेल मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल हैं, उनमें से भी अगर कोई पर्टिकुलर सेल की हम बात करें तो वो है लेडिक सेल, जिसके ऊपर एक्ट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और क्या रिलीज करवाता है, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरोन की लेवल जब ब्लड के अंदर बढ़ जाती है, जब ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है टेस्टोस्टेरोन, तो ये नेगेटिव इफेक्ट भेजता है हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी पे कि भाई और ज़्यादा एलएच मत रिलीज करो, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ब्लड के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। एक छोटी सी बात ये कि जो हमारे पास सार्टोली सेल्स हैं, कभी कभी वो भी हार्मोन रिलीज कर लेते हैं, जिनका नाम है इनहिबिन। फेडरल में लिखा हुआ है, इतनी कोई काम की बात नहीं है, ये हमारे पास जो है स्पर्मेटोजेनेसिस सही तरीके से हो उसको मेंटेन करते हैं। बस इतना ही याद रखें कि हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन रिलीज करते हैं, एक एफएसएच, दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच सार्टोली सेल्स में जाके न्यूट्रॉन्स प्रोवाइड करता है जो स्पर्मेटोटिड्स को स्पर्म्स में कन्वर्ट करता है, और दूसरा एलएच रिलीज होता है जो इंटरस्टिशियल सेल्स पे एक्ट करता है, पर्टिकुलरली लेडिक सेल्स पे, जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाते हैं। टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब ब्लड के अंदर बढ़ेगा तो वो नेगेटिव इनहिबिशन भेजेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि ज़्यादा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ना भेजें। तो यहाँ पे हमारे पास पीएमसी सिलेबस का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो विल बी इंशाल्लाह ऑन द मेंस्ट्रुअल साइकिल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके बाद हम जो डिजीजेस ट्रांसमिट होती हैं थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, एसटीडीज कहते हैं जिनको, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, उन पे डिस्कस करेंगे। कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।